गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का अरावली पब्लिक स्कूल कठुमर की जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर पर आपसे बातचीत की। सबसे पहले हमने आपको बताया जनन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का निर्माण करता है। उसे क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। जनन की क्रिया में जनक भाग लेते हैं। जनक किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंट? वे जीव जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें जनक या पेरेंट्स कहते हैं। और जनक के द्वारा जो जीव को जन्म दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? संतति या न्यू ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। अर्थात किसी जनक के द्वारा उत्पन्न की गई संतति को ही क्या कहा जाता है? नई संतति कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की थी जीवन अवधि के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ ड्यूरेशन? किसी भी जीव के प्राकृतिक मृत्यु से लेकर के किसी भी जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है, किसी जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे जीवन अवधि कहा जाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी की जो जीवन अवधि होती है वो निश्चित होती है। हमने आपको विभिन्न प्रकार के पादपों की जीवन अवधि पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि रबी की फसल वाले पादप, खरीफ की फसल वाले पादप, जायद की फसल वाले जो पादप होते हैं उनकी जीवन अवधि लगभग 4 से 6 माह होती है। ऐसे पादप कैसे होते हैं? वार्षिक पादप होते हैं। अर्थात जिनका जीवन काल लगभग कितना होता है? 1 वर्ष होता है, परंतु उनका जीवन काल लगभग 4 से लेकर के 6 माह होता है। चाहे रबी की फसल वाले पादप हो, चाहे खरीफ की फसल वाले पादप हो, चाहे जायद की फसल वाले पादप। आम का पौधा है, उसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 200 वर्ष होती है। पीपल के पौधे की जीवन अवधि लगभग कितनी होती है? 2000 से 2500 वर्ष होती है। बरगद का जो पौधा होता है उसकी जीवन अवधि लगभग 300 से 500 वर्ष होती है। और आपको मालूम है गुलाब के पौधे की जीवन अवधि कितनी होती है? लगभग 100 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष होती है। कितनी होती है? 10 वर्ष होती है। देखिए, इसके बाद हमने आपको जंतुओं के कुछ एग्जांपल्स दिए। आपको मैंने बताया कि घरेलू मक्खी होती है, उसकी जीवन अवधि लगभग 1 से 4 महीने होती है। फल मक्खी की जो जीवन अवधि होती है वो 1 से 2 हफ्ते के लगभग होती है। इतनी क्या होती है? तितली की जो जीवन अवधि होती है वो भी लगभग 1 से 2 हफ्ते होती है। कौवा और कबूतर की जो जीवन अवधि होती है लगभग 15 वर्ष होती है। तोते की जीवन अवधि जो होती है वो लगभग 140 वर्ष होती है। देखिए, हाथी की जो जीवन अवधि होती है वो 75 वर्ष होती है। घोड़े की जो जीवन अवधि होती है लगभग 50 वर्ष के लगभग होती है। मगरमच्छ की जो जीवन अवधि होती है लगभग 60 वर्ष होती है। कछुए की जो जीवन अवधि है वो लगभग 120 से लेकर के 150 वर्ष आंकी गई है। 120 से लेकर के 150 वर्ष आंकी गई। देखिए, इसके बाद हमने बताया कि जीवों के द्वारा जनन क्यों किया जाता है। ठीक है, तो जीवों के द्वारा जनन इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी जाति की निरंतरता को क्या किया जा सके? बनाए रख सके। जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों के द्वारा क्या किया जाता है? जनन किया जाता है। यहां हमने इस टॉपिक पर बात किया कि जीवों के द्वारा जनन क्यों किया जाता है या जनन के क्या कार्य। तो इसका सभी का उत्तर हो गया, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन किया जाता है। जीवों के द्वारा, यानी कि जनन के द्वारा जीव जो होते हैं उनको जीवन प्राप्त होता है। तीसरा हमने आपको बताया है कि जनन के द्वारा जो जीव होते हैं, ठीक है, उनमें विभिन्नताएं क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। जनन के द्वारा ही जीवों में क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं होती हैं।
और सबसे अंत में मैंने आपको बताया कि जनन के द्वारा जीवों में जनसंख्या संगठन का क्या होता है, निर्माण होता है। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय द रिप्रोडक्शन। जनन के द्वारा जनसंख्या संगठन का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी जनन के प्रकार के बारे में। जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? एक का अर्थ होता है नहीं, लैंगिक का अर्थ होता है लैंगिक अंग, जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन जो होता है उसमें बिना लैंगिक अंगों के भाग लिए हुए नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण और युग्मकों के संलयन के बिना, या ऐसा जनन जिसमें बिना युग्मक संलयन और युग्मकों के निर्माण के, युग्मकों के निर्माण के और युग्मक संलयन के, ठीक है, ऐसा जनन जिनमें बिना युग्मकों के निर्माण और बिना युग्मकों के संलयन के नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीवों के अंदर होता है, खास तौर से एक कोष के जीवों के अंदर होता है। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, ईस्ट है, ठीक है, मोनोसिस्टिस है। तो ये निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। आपको बता दें, अलैंगिक जनन की क्रिया में केवल एक ही जनक जनन की क्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। एक ही जनक जनन की क्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। और दूसरी बात हमने आपको बताया कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल माइटोसिस डिवीजन होता है, केवल समसूत्र विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में जो संतति का निर्माण होता है, जनक और जो संतति होती है वो आनुवंशिक दृष्टि से कैसी होती है, एक दूसरे के कैसी होती है, समान होती है। अलैंगिक जनन में जनक से प्राप्त हुई जो संततियां होती हैं वो आनुवंशिक दृष्टि से कैसी होती है, समान होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा क्लोन तैयार किए जा सकते हैं, क्लोन बनाए जा सकते हैं। हमने आपको उस टाइम एग्जाम्पल भी दिया कि डोली भेड़ का क्या है, क्लोन हमारे द्वारा बनाया गया था। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है वो एकशेरुक, उच्च श्रेणी के एकशेरुक प्राणी और कशेरुक प्राणियों में नहीं पाया जाता है, परंतु उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उन उच्च श्रेणी के पादपों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। और उच्च श्रेणियों में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है, इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है, कायिक जनन भी कहा जाता है। यानी कि कायिक जनन को अलैंगिक जनन के अंदर क्या है, शामिल किया गया है। लास्ट कक्षा में हमने आपको यहां तक इन सभी बिंदुओं पर आपसे चर्चा की। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अलैंगिक जनन के प्रकार। आइए बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। लेसन नंबर फर्स्ट, जीवों में जनन, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए भी, तो अलैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। जीवों में अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का।
पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं विखंडन, विखंडन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजन, FISSION। दूसरा है जिसको बोलते हैं खंडन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। तीसरा जो प्रकार है वो है मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं बाय बडिंग। और चौथा है बीजाणुओं के द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा, बाय स्पोर्स। आलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, विखंडन विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा और बीजाणुओं के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं विखंडन के बारे में। विखंडन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन? ठीक है, विखंडन के अंदर क्या है कि जनक कोशिका, देखिए कोई भी जीव है, ठीक है, जीव वो होता है जिनके अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं। वे जीव जिनमें जैविक क्रियाएं संपन्न होते हैं वो जीव कहलाते हैं। जैविक क्रियाएं मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जिनके द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है, पोषण की क्रिया की जाती है, उपापचय की क्रिया की जाती है, उत्सर्जन की क्रिया की जाती है, परिवहन या परिसंचरण की क्रिया की जाती है, उत्तेजनशीलता जिनमें पाई जाती है, जिनमें संवेदनशीलता पाई जाती है, जिनका निश्चित आकार आकृति होता है, ठीक है, तो वो जीव होते हैं और जीवों में जैविक क्रियाएं पाई जाती है। तो जीव जो होता है, ठीक है, इस यहाँ पर विखंडन जो होता है इसमें कोई भी जीव या जनक की कोशिका, जनक की क्या होती है? कोशिका, या जीव का शरीर, या फिर कौन होगा भी? जीव का शरीर। जनक कोशिका या जीव का शरीर जनन की क्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। तो जनक कोशिका या जीव का जो शरीर होता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जनक कोशिका या किसी जीव का शरीर, ठीक है, 2 भागों में विभक्त हो जाए। ये जनक कोशिका है तो वो जनक कोशिका कितने भागों में विभक्त हो जाए? 2 भागों में विभक्त हो जाए। या जीव का शरीर कितने भागों में विभक्त हो जाए? 2 भागों में विभक्त हो जाए, ठीक है, या फिर 2 से अधिक भागों में क्या हो जाए? वो विभक्त हो जाए। कितने भागों में बढ़ जाए? 2 से अधिक भागों में वो क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन। अर्थात किसी जीव की या किसी जनक की कोशिका, ऐसा जनन जिसमें किसी जीव की जनक की कोशिका या जीव का शरीर 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में, ठीक है, विभक्त हो जाता है। और प्रत्येक जो बटा हुआ जो भाग होता है, प्रत्येक जो बटा हुआ भाग होता है वो वयस्क अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और वो वयस्क जो होता है वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन को क्या करता है? निर्वहन करता है। ऐसा जीव स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। अर्थात यहाँ पर वयस्क जो जीव होता है, वयस्क जो जीव होता है वो एक नई संतति होती है। क्या होती है? नई संतति होती है। तो जनक की कोशिका 2 भागों में बट गई और प्रत्येक जो भाग है वो एक नई जीव में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, नए जीव में क्या हो जाए? विकसित हो जाए। तो वो कौन सा जनन कहलाएगा? विखंडन विधि द्वारा कहलाएगा। ऐसे जनन को विखंडन विधि कहा जाता है। अर्थात ऐसा जनन जिसमें जनक की कोशिका या जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में समान आकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है तथा प्रत्येक परिवर्तित भाग, ठीक है, वयस्क अवस्था में परिवर्तित होकर के एक नए जीव में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, जिसे विखंडन कहा जाता है। देखिए विखंडन में आपको कोई प्रॉब्लम? विखंडन में क्या है कि कोई भी जीव का शरीर 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाए, या कोई जनक की कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाए और प्रत्येक भाग क्या है? धीरे धीरे विकसित होता है और विकसित होकर के एक नए जीव में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। वो कहलाता है विखंडन।
अब हम बात करते हैं विखंडन के प्रकार, टाइप ऑफ फिजन। देखिए विखंडन जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। विखंडन के प्रकार पे बात कर रहे हैं, तो विखंडन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। देखो पहला प्रकार जो होगा विखंडन का, उस पे बात ध्यान से सुनिएगा। पहला जो प्रकार होगा विखंडन का, ठीक है, वो क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। विखंडन का जो पहला प्रकार होगा वो कौन सा है? उसे कहते हैं द्विविखंडन। विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन इंग्लिश में द्विविखंडन को बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। और बहुविखंडन को कहा जाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं द्विविखंडन किसे कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी फिजन? ठीक है, द्विविखंडन किसे कहते हैं? द्वि का अर्थ होता है 2, विखंडन का अर्थ होता है टूटना या बंटना। अर्थात किसी जीव की जनक की जो कोशिका होती है, देखो मैं इसको यहां से इस तरीके से, परिभाषा तो मेरे पास आ गई है। ऐसे जीव जिनमें किसी जीव की जनक की कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग जो होता है, ठीक है, प्रत्येक भाग होता है वो नए जीव में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? द्विविखंडन कहते हैं। समझने के लिए मैं देखो एक आउटर लाइनर डायग्राम के द्वारा आपको यहां पे दिखा रहा हूं। ये एक जनक कोशिका है, ये एक जनक कोशिका है, पेरेंटल सेल है। और इस जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन हो रहा है? बाइनरी फिजन हो रहा है। कौन सा विखंडन हो रहा है? द्विविखंडन हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जनक कोशिका जो होगी वो 2 भागों में समान आकार की 2 कोशिकाओं में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि एक जनक कोशिका कितने भागों में विभक्त हो गई है? 2 भागों में। या मैंने उदाहरण आपको पहले बोला था परिभाषा में कि किसी जीव का शरीर 2 भागों में विभक्त हो जाए, ठीक है, और विभक्त हुआ जो जीव होता है वो नए जीव में धीरे धीरे क्या हो जाता है? परिवर्तित होता है। ये जो विभक्त हुआ जो जीव है या खंड है वो वयस्क में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अडल्ट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है, इन सभी के अंदर खासतौर से अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इन सभी के अंदर द्विविखंडन क्या है? प्रकार का जन्म पाया जाता है। देखिए अब हम आपको पहले अमीबा के अंदर क्या है द्विविखंडन कैसे होता है। अमीबा में द्विविखंडन होने के कारण अमीबा एक ऐसा जंतु है जो अमर है। जितने भी एक कोष के जीव है और जिनमें द्विविखंडन होता है वो सारे जीव कैसे होते हैं? अमर होते हैं, ठीक है, वो कभी मृत नहीं होते, कभी वो मरते नहीं है, वो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं अमीबा में द्विविखंडन कैसे होता है। हाउ टू बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा के अंदर द्विविखंडन किस प्रकार से होता है उस पर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अमीबा होता है, इसकी संरचना कोई निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, अनियमित आकार का होता है, कोई निश्चित शेप साइज नहीं होती। तो अमीबा ये है और अमीबा के अंदर ये क्या है? केंद्रक है। यहां पे सबसे पहले क्या होगा कि अमीबा का जो केंद्रक होगा वो दीर्घित अवस्था में है। दीर्घित अवस्था का मतलब है कि अमीबा है और इसका केंद्रक क्या होगा? इस तरीके से दीर्घित हो जाएगा, गोलाकार से वो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। देखो इस तरीके से लंबा हो गया। इसी दौरान क्या हुआ है? अमीबा की जो संरचना होती है ये भी कैसी होती है? दीर्घित हो गई, देखो, और धीरे धीरे ये दीर्घित होती जाती है, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि अमीबा जो है, ठीक है,
अमीबा जो है इस तरीके से यहां से बीचों बीच में से क्या हो जाता है, संकीर्णित हो जाता है। कैसा हो जाता है, संकीर्णित हो रहा है। और संकीर्णित होने के बाद ये केंद्रक जो होता है वो कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, केंद्रक 2 भागों में बढ़ गया है। कुछ समय पश्चात ठीक है ये संकीर्णन बढ़ता जाता है, ये खांच बढ़ती जाती है और एक स्थिति याद से आती है कि 2 अमीबाओं का, 2 पुत्री अमीबाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो अमीबा है उसका केंद्रक है वो प्रारंभिक अवस्था में दीर्घित अवस्था में गोलाकार था, अब वो लंबा हो गया है। इसी दौरान कोशिका जो अमीबा जो होगा उसका शरीर भी क्या है, दीर्घित हो जाता है, लंबा हो जाता है। और उनके बीचों बीच में क्या बनने लग जाती है, खांच का निर्माण होने लग जाता है। किसका निर्माण होने लग जाता है, यहाँ पे खांच का निर्माण होने लग गया है। और ये खांच धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी दौरान इनका केंद्रक जो होता है वो टूट जाता है, दीर्घित होकर के, लंबा होकर के पतला हो जाता है, दीर्घित हो जाता है, 2 भागों में एक टूट जाता है। इसी दौरान जब ये केंद्रक टूट जाते हैं तो यहाँ पे यानी कि खांच जो होती है अमीबा के बीच में वो बढ़ जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये दोनों केंद्रक कैसे हो जाते, दोनों अमीबा जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इस तरीके से अमीबा के अंदर क्या होता है भैया, इस प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से द्विविखंडन होता है। यानी कि एक अमीबा है वो 2 भागों में बट गया और प्रत्येक बटा हुआ जो खंड होता है, प्रत्येक जो बटा हुआ जो खंड होगा वो 2 भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। कितने भागों में विभक्त हो जाता है, 2 भागों के अंदर क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और 2 भागों में विभक्त होने के पश्चात, 2 भागों में विभक्त होने के पश्चात ये धीरे धीरे वयस्क हो जाते हैं और एक नए जीव के रूप में स्वतंत्र रूप से अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को क्या करते हैं, व्यतीत करने का कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन जीते का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अमीबा में द्विविखंडन किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं, मैंने बताया कि विखंडन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। ठीक है, बहुविखंडन में हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस की। तो आप पहले इसकी सामान्य देखिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, सामान्य कॉन्सेप्ट क्या है उस पे बात कर रहे हैं। बहुविखंडन, बहु का मतलब है बहुत या अनेक या मैनी। इंग्लिश में भी आप देखना चाहें तो मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का अर्थ होता है मोर या मैनी और फिजन का अर्थ होता है फ्रेगमेंटेशन या खंडन या खंडों में बंटना। यानी कि एक जनक जो कोशिका होती है, ये एक जनक कोशिका है और ये जनक कोशिका जो होती है वो अनेक भागों के अंदर, ये क्या है, अनेक भागों के अंदर समान आकार की कोशिकाओं में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। एक जनक कोशिका समान भागों में, ठीक है, एक से अधिक समान भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और प्रत्येक विभक्त हुई जो कोशिका होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होती है, परिवर्तित होती है और ये धीरे धीरे वयस्क अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और परिवर्तित होने के पश्चात एक नए जीव के रूप में, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन का क्या करते हैं, निर्वहन करने का कार्य करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बहुविखंडन। तो ऐसा जन्म, ध्यान से सुनिए परिभाषा, ऐसा जन्म जिसमें जनक कोशिका या जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में, ठीक है, 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तथा विभक्त हुआ जो भाग होता है वो धीरे धीरे वयस्क में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और नए जीव का या नई संतति का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बहुविखंडन कहा जाता है। बहुविखंडन की जो क्रिया होती है वो या तो प्लाज्मोडियम में होती है, प्लाज्मोडियम में होती है, या फिर आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनना, मोनोसिस्टिस के अंदर, मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम दोनों ऐसे
जंतु हैं जिनके अंदर क्या है, बहुविखंडन के द्वारा क्या होता है, जनन की क्रिया होती है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं प्लाज्मोडियम के बारे में। आइए बात करते हैं प्लाज्मोडियम में किस प्रकार से बहुविखंडन होता है। देखिए, ये प्लाज्मोडियम की कोशिका है, ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम की कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है। यहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे ये केंद्रक क्या होता है, अनेक भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस तरीके से समान आकार के केंद्रकों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और जब ये क्या है, बहुत सारे खंडों में जब टूट जाता है तो प्लाज्मोडियम की बाह्य भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है, और ये सभी, ठीक है, अनेक जो भागों में खंडों में जो टूटे हुए जनक हैं वो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं, वो परिवर्तित होते हैं, और परिवर्तित होने के पश्चात अनेक प्लाज्मोडियमों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मानव के अंदर मलेरिया रोग के, ठीक है, मलेरिया रोग का एक क्या है, परजीवी होता है, एक प्रकार का पैरासाइट होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये आप देख रहे हो इस प्रकार के ये केंद्रक है, ये यानी कि अनेक छोटे छोटे बीजाणुओं के अंदर क्या है, परिवर्तित हो गया। या हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम है वो, उसका शरीर अनेक छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और ये सारे छोटे छोटे खंड कैसे होते हैं, समान आकार के होते हैं, और ये सारे छोटे छोटे खंड धीरे धीरे क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, विकसित होते हैं, और वयस्क अवस्था में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो स्वतंत्र रूप से एक नए जीव के रूप में, ठीक है, अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो ये क्या हो गया, बहुविखंडन। तो बहुविखंडन के द्वारा क्या होता है, खास तौर से ध्यान से सुनने की बात है, बहुविखंडन जो होता है वो प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस के अंदर होता है। प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में होता है, जिसमें किसी जीव के जनक की कोशिका या उसका संपूर्ण शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है, और परिवर्तित होने के पश्चात वह अनेक, ठीक है, समान आकार के अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होने के बाद प्रत्येक परिवर्तित जो जीव होता है या कोशिका होती है वो क्या है, वयस्क अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और परिवर्तित होने के पश्चात एक नए जीव के रूप में क्या है, अपना जीवन निर्वहन करना शुरू कर देती है। इस तरीके से हमने अलैंगिक जनन का पहला प्रकार आपको पढ़ा दिया है, जिसका नाम है विखंडन। क्या है, विखंडन। तो विखंडन दो प्रकार का हो गया है, एक बहुविखंडन और दूसरा कौन सा होता है, द्विविखंडन। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है, और वो है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, खंडन के बारे में, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, खंडन विधि के द्वारा। देखिए खंडन क्या है, फ्रैगमेंटेशन। खास तौर से निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें खंडन विधि द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। जैसे रिक्सिया है या मार्केंसिया है या ब्रायोफाइटा मार्केंसिया, रिक्सिया या मार्केंसिया या ब्रायोफाइटा जो पादप होते हैं, ठीक है, मॉस होते हैं या हॉस्टेल वगैरह जो पादप होते हैं, उनमें खंडन विधि के द्वारा क्या होता है, खंडन विधि के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो आपको पता लगा है खंडन विधि में क्या है कि कोई भी रिक्सिया होगा या मार्केंसिया होगा या ब्रायोफाइटा पादप होगा। जैसे मैं आपको रिक्सिया पौधे का डायग्राम यहाँ पे बना करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरीके का आपको मैंने डायग्राम लास्ट ईयर यहाँ पे जैमा कप होते हैं, ये इनके अंदर क्या है, एक प्रकार का जन्नांग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब खंडन की विधि होती है तो इनका जो ये भाग होता है, ठीक है, ये खंडों के अंदर क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। और जो प्रत्येक खंड होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है,
जनक की कोशिका या किसी जीव का शरीर समान आकार के खंडों में परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होने के पश्चात वो खंड क्या है, धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं, वयस्क अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से एक नए जीव में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। वो क्रिया कहलाती है खंडन। यानी कि खंडन और बहुविखंडन में जरा सा अंतर है। खंडन और बहुविखंडन, खंडन मोस्टली जो होता है वो किसके अंदर होता है, यहाँ पे होता है, मोस्टली प्लांट्स में होता है। वैसे प्लेन एरिया जंतु होता है उसमें भी खंडन होता है, परंतु मोस्टली खंडन पादपों में होता है और बहुविखंडन मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है, जंतुओं के अंदर पाया जाता है। बस अंतर इतना है। दोनों में क्या है कि जो जीव होता है, जनक की कोशिका होती है या उसका शरीर होता है, वो अनेक खंडों के अंदर विभक्त होता है और प्रत्येक बटा हुआ जो खंड होगा, ठीक है, वो कुछ समय पश्चात एक नए जीव में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, खंडन कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, मुकुलन विधि पे बात कर रहे हैं। देखिए मुकुलन या बाई बडिंग क्या है, मुकुलन की विधि पे हम बात करने जा रहे हैं। मुकुलन क्या है, देखिए निम्न श्रेणी के कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर क्या है, जिनके शरीर पर बहिर्वृद्धि का निर्माण होता है। उनके शरीर पर बाहर की तरफ एक वृद्धि निकलती है, एक प्रवर्ध निकलता है, एक अतिवृद्धि निकलती है, ठीक है, या एक कलिका का निर्माण होता है, ठीक है, और वो कलिका धीरे धीरे क्या करती है, कोशिका विभाजन करती है। और जब वो कोशिका विभाजन करने के पश्चात, ठीक है, वो कलिका पूर्ण रूप से, वो कलिका या अतिवृद्धि या बहिर्वृद्धि पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो वो मात्र पादप से, मात्र जीव से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, मात्र जनक से अलग हो जाती है और पुत्री जनक का या पुत्री संतति का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मात्र जनक से पुत्री संतति क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। उसे क्या कहा जाता है, मुकुलन विधि, मुकुलन कहा जाता है। अर्थात ऐसा जनन, देखो मैं आपको इसको उदाहरण के द्वारा समझाऊं। खास तौर से सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं, जैसे हाइड्रा है, आपने देखा इस तरीके का, ये हाइड्रा जंतु होता है जिसके शरीर पर क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। इस तरीके से हाइड्रा के ऊपर क्या पाया जाता है, स्पर्शक दिखाए गए, ये सारे स्पर्शक है, ठीक है। स्पर्शकों की सहायता से ये शिकारियों से अपनी स्वयं की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे दंश कोशिका या निमेटोब्लास्ट सेल के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये हाइड्रा एक प्राणी है, स्पंजी जंतु है। यहाँ पर आप देखिए कि इस हाइड्रा के ऊपर इस तरीके से एक क्या है, मुकुल का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, मुकुल का निर्माण हो रहा है। ये मुकुल जो है, इसको मुकुल बोल दीजिए, मुकुल नहीं बोले तो बहिर्वृद्धि बोल दीजिए, बहिर्वृद्धि न बोले तो इसे अतिवृद्धि बोल सकते हैं, अतिवृद्धि न बोले तो इसे प्रवर्ध भी कहा जाता है। मुकुल होता है, बहिर्वृद्धि होती है, अतिवृद्धि होती है या प्रवर्ध होता है। ये धीरे धीरे क्या करता है, कोशिका विभाजन की क्रिया करता है और कोशिका विभाजन की क्रिया जैसे जैसे इसके अंदर होती जाती है, वैसे वैसे इस बहिर्वृद्धि, अतिवृद्धि या कलिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन जब होता है तो इसके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और कुछ समय पश्चात ये क्या है, ये जीव पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। जब ये विकसित हो जाता है तो ये संतति कोशिका जो होती है, ये संतति कोशिका और ये मात्र जनक है, तो ये संतति कोशिका जो होती है वो मात्र कोशिका से कैसी हो जाती है, अलग हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती है। जब ये अलग हो जाती है तो ये जीव, ठीक है, स्वतंत्र रूप से एक नया हाइड्रा जंतु के रूप में क्या करता है, स्वतंत्र रूप से एक नए हाइड्रा जंतु के रूप में क्या करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। इस तरीके से हाइड्रा के अंदर क्या है, मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है। कौन सी विधि द्वारा जनन होता है, मुकुलन विधि के द्वारा उनके अंदर क्या होता है, जनन की क्रिया होती है। तो मुकुलन समझ में आ गया कि किसी भी जीव के शरीर पर पहले क्या निकलेगी, ये कलिका का निर्माण होगा। कलिका न बोले तो इसे क्या बोलते हैं, प्रवर्ध बोल सकते हैं, कलिका बोल सकते हैं, या इसे क्या कहा जाएगा, प्रवर्ध कहा जाएगा, या इसे बहिर्वृद्धि भी कह सकते हैं,
या इसे क्या कहा जाता है, अतिवृद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, अतिवृद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, कलिका का निर्माण होगा या प्रवर्ध का निर्माण होगा या फिर बहिर्वृद्धि का निर्माण होगा या अतिवृद्धि। इन चारों में से हम कोई भी एक शब्द यूज ले सकते हैं। अर्थात किसी जीव के शरीर के ऊपर पहले कलिका, प्रवर्ध, बहिर्वृद्धि, अतिवृद्धि का निर्माण होगा। वो निरंतर रूप से उसका केंद्रक में कोशिका विभाजन होता जाएगा कोशिका के अंदर, और विभाजन होने पर जब वो कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो वो मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और स्वतंत्र रूप से एक नए जीव के रूप में जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जिस विधि को मुकुलन विधि कहा जाता है। मुकुलन विधि का एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, खास तौर से ईस्ट के बारे में। ठीक है, देखिए ईस्ट का एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं, उसका डायग्राम आप देखिए। देखिए ईस्ट होता है, राइजोपस होता है, या आपने देखा होगा कि ईस्ट और राइजोपस के अलावा कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनके अंदर मुकुलन की विधि होती है। मुकुलन के द्वारा क्या है, अलैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। तो उनमें मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले ईस्ट के अंदर। देखो ये ईस्ट है, ये ईस्ट की कोशिका। ईस्ट की कोशिका में सबसे पहले यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, ये कलिका का निर्माण। जब कलिका का निर्माण होगा तो ये केंद्रक क्या है, धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, देखो ये केंद्रक है, गोलाकार है प्रारंभिक अवस्था में, परंतु जैसे इनके अंदर जब इस कलिका का निर्माण हो जाता है तो ये केंद्रक कैसा हो जाएगा, दीर्घित हो जाएगा। केंद्रक कैसा हो जाएगा, दीर्घित। दीर्घित का मतलब है लंबा हो जाएगा। गोल अवस्था से कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। और जब लंबा होगा तो आप देखिए इस तरीके से लंबा होगा, और जब लंबा होगा तो धीरे धीरे संकीर्णन होगा, और संकीर्णन होने पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि इनका जो ये केंद्रक होता है वो केंद्रक कितने भागों में विभक्त हो जाएगा, दो भागों में विभक्त हो जाएगा। देखो दो भागों में, एक केंद्रक इस मातृ कोशिका में आ गया और दूसरा किस में आ गया, पुत्री कोशिका में आ गया। और आप देख लीजिए कलिका पहले यहाँ पे छोटे आकार में थी, अब कलिका का आकार और बढ़ गया क्योंकि निरंतर कोशिका विभाजन हो रहा है, और अब इसमें फिर आप देखिए कोशिका विभाजन हो गया है। और जैसे जैसे इसके आकार जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होने के पश्चात क्या है, इस तरीके से ईस्ट का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर ईस्ट का क्या हो गया है, निर्माण हो गया। तो ईस्ट के अंदर कलिका का निर्माण होता है, बहिर्वृद्धि का निर्माण होता है, अतिवृद्धि का निर्माण होता है, प्रवर्ध का निर्माण होता है, और वो प्रवर्ध में निरंतर रूप से कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन होने के पश्चात, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, कोशिका विभाजन होने के पश्चात यहाँ पर जो प्रत्येक भाग होगा, ठीक है, वो क्या है, जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो वो क्या है, मातृ जनक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और स्वतंत्र रूप से एक नए जीव के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको, ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार के 3 बिंदुओं पर आपसे चर्चा की है। अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार का होता है। पहला मैंने आपको बता दिया है विखंडन, दूसरा हो गया मुकुलन, तीसरा हो गया आपका कौन सा, खंडन, और चौथा हो गया आपका बीजाणु द्वारा। हमने आपको सबसे पहले बात की थी विखंडन के बारे में। विखंडन में आपको बताया, जब देखिए रिकैप्चुलेशन पॉइंट चल रहा है हमारा, समरी, जिसमें हम लास्ट में आपको समरी बताएंगे। जिनके अभी भी समझ में नहीं आया वो समरी में, और फिर अगले दिन अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें आपको क्लियर करा देंगे। तो यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट देखिए, मैं 5 मिनट में जो अब तक पढ़ाया उसकी समरी आपको करके दे रहा हूँ। तो विखंडन में आपको मैंने बताया कि जनक की कोशिका या उसका संपूर्ण शरीर 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, और प्रत्येक टूटा हुआ भाग धीरे धीरे विकसित होता है और नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। द्विविखंडन में मैंने बताया कि जनक की कोशिका या उसका शरीर, ठीक है, 2 भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है, और प्रत्येक भाग जो होता है वो परिवर्तित होकर के एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, द्विविखंडन कहा जाता है। खास तौर से अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना,
युगली नामे क्या है, जीव का शरीर क्या है, लंबवत क्या है, वो खंडों में परिवर्तित होता है। इसलिए वहां पर जीव का जो शरीर है वो लंबवत अवस्था में, अगर खंडित अवस्था में आता है तो वो कहलाएगा अनुलंब द्विविखंडन। और आपको बता दूं मैं, अमीबा और पैरामीशियम होता है, उनका शरीर जो होता है वो अनुदैर्ध्य द्विविखंडन उनमें पाया जाता है, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन पाया जाता है। परंतु आपके सिलेबस में है नहीं अनुलंब द्विविखंडन और अनुप्रस्थ द्विविखंडन है नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए बहुविखंडन में मैंने बताया कि जब किसी जीव का शरीर की जनक कोशिका या उसका संपूर्ण शरीर दो से अधिक भागों में समान आकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, और प्रत्येक कोशिका, समान आकार की प्रत्येक कोशिका धीरे धीरे विकसित होकर के एक नए जीव में क्या हो जाती है, एक नए वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाती है, उसे बहुविखंडन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस के अंदर। उसके बाद हमने बात की थी खंडन के बारे में। खासतौर से निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं, रिक्सिया होती है, खासतौर से अधिकांशतः पादपों में खंडन विधि द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। रिक्सिया होता है, मार्केंसिया होता है, या आपका ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं। इन सभी पादपों में जो जनन होता है वो खंडन विधि के द्वारा होता है। यहाँ पर पादप का जो कोशिका होती है, जनक कोशिका होती है या जीव का शरीर होता है, वो दो या दो से अधिक समान आकार की, ठीक है, समान आकार की कोशिकाओं के रूप में खंडों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और प्रत्येक खंड वाली जो कोशिका होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है, और कुछ समय पश्चात नए जीव में वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उसे क्या कहा जाता है, खंडन कहा जाता है। और सबसे अंत में मैंने आपसे बात की है मुकुलन विधि के बारे में। और मुकुलन विधि में मैंने बताया कि जनक की जो कोशिका होती है, उस जनक की कोशिका यानी कि जनक का जो जीव होता है, उस जीव के शरीर के ऊपर बहिर्वृद्धि, अतिवृद्धि या प्रवर्ध का क्या है, निर्माण होता है। और वो प्रवर्ध धीरे धीरे क्या है, उसमें निरंतर रूप से कोशिका विभाजन होता है, जिससे उसके आकार में धीरे धीरे क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। और जब वो कलिका या प्रवर्ध या बहिर्वृद्धि या अतिवृद्धि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तो वो मात्र जनक से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और अलग होकर के स्वतंत्र रूप से एक नए जीव के रूप में क्या है, अपना जीवन का क्या करती है, निर्वहन करती है। इस विधि को मुकुलन विधि कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बीजाणुओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।